so we are going to talk about oogenesis, the continuation of oogenesis. लास्ट लेक्चर में जो हमने छोड़ा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। हमने कहां तक छोड़ा था, हमने अभी तक देख लिया था कि oogenesis में हमारे जो प्यूबर्टी स्टेज में क्या होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज के बाद हम जो प्यूबर्टी स्टेज से पहले प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होते हैं, प्रीनेटल स्टेज में oogenesis का शुरुआत कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस किस स्टेज में वो ब्लॉक होता है, अरेस्ट होता है। उसके बाद हमने देखा मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स डेवलप करते हैं, राइट, ऑल राइट। तो हमने यही देखा था, राइट। उसके बाद ये जो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और वो मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्यूबर्टी रीच करते करते डिजेनरेट और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अराउंड 60 to 80,000 ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स रिमेन्स इन द ओवरी, ईच ओवरी एट द प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज तक आपको, यस, गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग। तो प्यूबर्टी स्टेज तक कितने होते हैं, 60,000 से 80,000 या अराउंड अप्रोक्सीमेटली 90,000 ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्यूबर्टी स्टेज में ईच ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, राइट, ओके। उसके बाद क्या होते हैं, हर महीने करीब 10 से 20 के बीच में, गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग, हर महीने 10 से 20 के बीच में आपको फॉलिकल जो है वो डेवलप करना शुरू करते हैं। 10 to 20 फॉलिकल जो है, इन एंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो अरेस्टेड स्टेज में है, या हम कह सकते हैं प्राइमरी oocyte जो कि आपको अरेस्टेड स्टेज में है, वो डेवलप करना शुरू करता है एट ईच एवरी मंथ वो क्या करता है, 10 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte डेवलप करना शुरू करता है, या प्राइमोर्डियल जर्म सेल डेवलप करना शुरू करता है, और डेवलप करके प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, यस। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि FSH आता है, LH आता है ना, FSH और LH। FSH क्या करता है, FSH आपको प्रोलिफरेट करता है और आपको मल्टीपल लेयर्स, यानी जो फ्लैट स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम था वो स्ट्रैटिफाइड में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा कि उसके ऊपर एक हल्का सा लेयर, कनेक्टिव टिश्यू का एक हल्का सा सिंपल लेयर वहां पे रहता है, और फिर देखा कि हमारे जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, हमारे जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, और आपके जो इंटरनली आपके पास जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या करता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करता है, और दोनों के बीच में एक थिक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड जोना पेलुसिडा, यस, और उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। यहां तक हमने देखा था। उसके बाद LH के बारे में भी हमने पढ़ा था कि LH क्या करता है, LH का रिलीज स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन होता जरूर है एवरी स्टेज में, और वो LH क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उस कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, थीका रीजन में, और फिर क्या होगा कि वो मूव करेगा ग्रैनुलोसा रीजन में, और ग्रैनुलोसा रीजन में FSH उस एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फॉलिकुलर रीजन, ओके। चलिए यहां तक तो हमने बात किया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे का स्टेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बड़ा सा ओवरी हम बना देते हैं, ठीक है, बड़ा सा ओवरी हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये बनाए हमने बड़ा सा ओवरी। उसके बाद मान के चलिए कि यहाँ पे वो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, या यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ से वो निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम बना देते हैं, और यहीं से वो निकलने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या है, ये आपका, अब बताइए तो एनाटॉमी ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज फिम्ब्रिए, और व्हाट इज दिस, इन्फंडिबुलम एम्पुला, ठीक है। तो फिम्ब्रिए में थोड़ा सा और बेंड डाल देते हैं, मजा आएगा, ठीक है, फिम्ब्रिए। चलिए ये क्या है, ओवरी है, और आपको इस ओवरी में यहां से एंट्री होता है मटेरियल्स का,
ठीक है, यहाँ पे मटेरियल्स एंटर करते हैं, मटेरियल्स एंटर करते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे फॉलिकल्स जो है वो डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर भी कई सारे लेयर्स होते हैं बट वो लेयर्स हम लोग यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। तो अब इस चीज को बारे में सबको पता है। नाउ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हुआ, विद द हेल्प ऑफ सम लोकल केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ सम लोकल केमिकल्स इट इज कन्वर्टेड, और वी कैन से इट इज डेवलप्ड इनटू अ प्राइमरी फॉलिकल। और इस प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या है, प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है। प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ क्या है, फ्लैट एपिथेलियल सेल है। ठीक है, फ्लैट एपिथेलियल सेल है, फ्लैट एपिथेलियल सेल है, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। ओके फाइन। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आउटर में इसके क्या बना देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हल्का सा एक लाइनिंग आउटसाइड में प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये और प्रोलिफरेट होगा ऑन द एक्शन ऑफ यहाँ पे और प्रोलिफरेट होंगे किसके वजह से, FSH के वजह से। और यहाँ पे एक और क्या आ रहा है, एक और यहाँ पे आ रहा है जिसको हम कहेंगे LH। यस, दोनों आ रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस विल बिकम stratified layer, stratified cuboidal epithelial cell, stratified cuboidal epithelial cell। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड हो गए, ये क्या हो गए, स्ट्रैटिफाइड हो गए। फिर इसके बाद क्या होंगे, इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होंगे, है ना, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, जिसको बाद में जो डिफरेंशिएट होगा, प्रोलिफरेट होगा और थीका सेल्स कहलाएगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में, अब यहाँ पे इसको, ये प्रोलिफरेट हो गया, हम इसको अर्ली सेकेंडरी oocyte कह सकते हैं, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल कह सकते हैं, सॉरी वो साइड नहीं, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल कह सकते हैं। अब ये जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जोना पेलुसिडा वगैरह बनेंगे। ठीक है, जोना पेलुसिडा नेक्स्ट स्टेज में बनेंगे, तो हम यहाँ पे जोना पेलुसिडा बना देते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका जोना पेल्यूसिडा, एक थिक लेयर जो बनेगा जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, ऑलराइट। अब ये क्या होगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट एक्शन आपका होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पे आपके LH अपना जो काम करना वो करेंगे, और इसका नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या होगा, ये अब सेकेंडरी फॉलिकल हम कह सकते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कह सकते हैं। अब आएगा आपका नेक्स्ट स्टेज में क्या होंगे, ये जो प्रोलिफरेट हुए हैं और अच्छे से प्रोलिफरेट होंगे, और इसके बीच में एंट्रम यानी कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और ये जो हमारा ओवम जो बनने वाला है, लेट ओवम जो बनने वाला है, अभी जो अंदर में सेल है वो गोनियल सेल, ये क्या होगा, ये एक कोने में जाएगा और ये सेल्स प्रोलिफरेट होंगे, इसके बीच में कैविटीज फॉर्म होंगे। ठीक है, क्या फॉर्म होंगे, कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कई सारे कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बनाते हैं नेक्स्ट, ये मान के चलिए कि ये आप क्या है, ये आपका ओगोनियल सेल है जो कि आपको ओवम बनने वाला है। ये है आपका नेक्स्ट लेयर जिसको हम कहेंगे जोना पेलुसिडा, टफ लेयर जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद हमें यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्या बनाएंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो यहाँ पे ये है आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
जो बाहर में जो थीका सेल्स हैं, ये थीका सेल्स प्रोलिफरेट होंगे, ठीक है, प्रोलिफरेट होकर ये मल्टीपल लेयर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर बनाएंगे। तो ये मल्टीपल लेयर अब डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे, इंटरनली एक लेयर बनाएंगे, ठीक है, इंटरनली एक लेयर बनाएंगे और एक्सटर्नली एक लेयर बनाएंगे। जो इंटरनली लेयर बनाएंगे हम उनको कहेंगे थीका इंटरना, और जो एक्सटर्नली एक थीका बनाए हैं उसको कहेंगे थीका एक्सटर्ना, ठीक है। थीका, ये दोनों मिलाकर थीका सेल्स होंगे, और ये थीका सेल्स अंदर की तरफ जो थीका सेल्स बनाए हैं उसको हम कहेंगे थीका इंटरना, और जो बाहर में जो थीका सेल्स बनाए हैं हम उसको कहेंगे थीका एक्सटर्ना, ठीक है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पे इस स्टेज में क्या होंगे, इस स्टेज में आपको थीका सेल्स प्रोलिफरेट होंगे और वेल डिफरेंशिएट होंगे इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। और यहाँ पे डिफरेंशिएट होने के बाद, यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हो गए, डिफरेंशिएट होने के बाद अब यहाँ पे अब छोटा छोटा कैविटीज फॉर्म करना शुरू करेगा, छोटा छोटा कैविटीज फॉर्म करना शुरू करेगा। अब ये कैविटीज यहाँ पे बनने लगे, यहाँ पे क्या बनने लगे, कैविटीज बनने लगे, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर क्या फिल होने लगा, इस कैविटी के अंदर फिल होने लगा एक फ्लूइड, क्योंकि ये ग्रैनुलर सेल्स क्या करेंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स फ्लूइड सेक्रीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, ये ग्रैनुलोसा सेल्स आपको यहाँ पे लिक्विड या फ्लूइड यहाँ पे सेक्रीट कर रहे हैं। और ये जो केमिकल है, इसको, ये कौन सा केमिकल है, हायालुरोनिक एसिड, हायालुरोनिक एसिड क्या है, ये हायालुरोनिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये अब बना टेरशरी फॉलिकल, ये क्या बना, टेरशरी फॉलिकल बना, ठीक है। और हमारा जो ये हमारा जो oogonial सेल्स है, ये oogonial सेल्स एक कोने में चला जाता है, एक कोने में चला जाता है, ठीक है। ये कहाँ चला जाता है, एक कोने में, इसके चारों तरफ आपको जोना पेलिसिडा है, और आपको इसके सराउंडेड, इसके सराउंडिंग में एक लेयर, एक वेल डिफाइंड लेयर आपको होता है, एक वेल डिफाइंड लेयर होता है, जो कि आगे चल के क्या बनने वाला है, कोरोना रेडिएटा बनने वाला है, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपके ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे, और यहाँ पे कैविटी, ये आपको कैविटी, कई सारे छोटे छोटे मल्टीपल कैविटीज यहाँ पे बनाएंगे। और ये अब क्या बन गया, ये अब बन गया आपको सेकेंड टर्शियरी फॉलिकल, क्या बन गया, टर्शियरी फॉलिकल बना। अब यही टर्शियरी फॉलिकल आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट होते हैं, ये जो यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होते हैं, यहाँ पे आपको हाइलुरोनिक एसिड बनते हैं। ये फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, इस फ्लूइड का नाम है, और इस फ्लूइड को कहेंगे लिकर फॉलिकुलाई। क्या कहेंगे, लिकर, लिकर मतलब ड्रिंक वाला लिकर नहीं, लिकर फॉलिक्यूलाई। बॉयज इसको लिकर मतलब वो लिकर मत समझ लेना, ठीक है। ये लिकर क्या है, लिकर फॉलिकुलाई है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है हम इसको कहेंगे लिकर फॉलिकुलाई, राइट। फॉलिकुलर सेल्स में ये जो फ्लूइड भरते हैं इसको हम कहेंगे लिकर फॉलिकुलाई। और ये जो फ्लूइड होता है ये हायालुरोनिक एसिड होता है, क्या होता है, हायालुरोनिक एसिड, ठीक है। आपके किसी रेफरेंस बुक्स में मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा, लेकिन ये होता है हायालुरोनिक एसिड, और ये एम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये किस में पूछा जा चुका है, एम्स पे। अगर एम्स में पूछा जा चुका है तो आपके रेफरेंस बुक जो है वो इसको प्रिंट कर दिया होगा, लेकिन उसके पहले ये नहीं पाया गया था, लेकिन एक बार जब पूछने के बाद तुरंत इसको प्रिंट किया गया, ठीक है, अगले सेट में। तो इसीलिए क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूछने के बाद ही आपके रेफरेंस बुक्स में ये प्रिंट किया जाएगा। ये कुछ नया चीज पूछ लिया तो, इसीलिए आपके सिर्फ रेफरेंस बुक्स पे ही आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको डिपेंडेंट होना है लेक्चर क्लैरिटी पे, लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना है। अगर आप लोगों का लेक्चर क्लियर हो गया तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी, रेफरेंस बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप लोग पूरा चीज निकाल सकते हो, और हम ये हमारा लेक्चर देखकर,
ठीक है, चलिए तो ये क्या है, ये था आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल। लेबल कर देते हैं एक एक चीज को। ये क्या है, ये था प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये था प्राइमरी फॉलिकल। ये था अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। और ये हो गया लेट सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा आपका, सॉरी ये सेकेंडरी फॉलिकल, अब ये बन गया टर्शियरी फॉलिकल। जब सेकेंडरी फॉलिकल कब तक था, जब तक ये प्रोलिफरेट हुए। अब यहाँ पे अब ये टर्शियरी फॉलिकल भी कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, अब ये टर्शियरी फॉलिकल भी कहलाने लगेगा। कब तक ये सेकेंडरी फॉलिकल रहेगा, कब तक ये सेकेंडरी फॉलिकल रहेगा, जब तक आपको यहाँ पे ये फॉर्म नहीं होते हैं, जब तक ये आपके फॉर्म नहीं होते, सिर्फ थीका सेल्स डिफरेंशिएट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो गए और हाइलुरोनिक एसिड फिल होने लगा, ये टर्शियरी फॉलिकल कहलाने लगेगा। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल कहलाने लगेंगे। अब यही टर्शियरी फॉलिकल आगे चल के क्या बनेंगे, यही टर्शियरी फॉलिकल आगे चल के बनेंगे हमारे टर्शियरी फॉलिकल आगे। अच्छा, इसके बीच में अगर आप लोग डायग्राम जब बना रहे होते हैं, इसके बीच में सेकेंडरी फॉलिकल को अलग से बना के रख सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना इस कैविटी के और बिना इसके साइड में गए हुए अगर ये दो लेयर और ग्रानुलोसा प्रोलिफरेटेड ग्रानुलोसा सेल्स और ये आप लोग बनाते हैं तो वो कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, आप लोग वो इसके दोनों के बीच में एक डायग्राम अलग से बना सकते हो और उसके बाद ये टर्शियरी फॉलिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, और ये क्या हो गया, ये लेट सेकेंडरी फॉलिकल या फिर टर्शियरी फॉलिकल हम इसको कह सकते हैं। इसके पहले सेकेंडरी फॉलिकल में ओवम ये ऊगोनिया सेंटर में होगा। ठीक है, और ये उसके आजू बाजू में सारे ग्रानुलोसा सेल्स हाईली प्रोलिफरेटेड रहेंगे और ये थीका सेल्स भी डिफरेंशिएट होकर प्रोलिफरेट होकर ये दो अलग अलग चीजों में डिफरेंशिएट हो जाएगा और उसको हम कहेंगे, वहां तक सिर्फ वहीं तक उसको कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब आगे इसके अंदर कैविटी फॉर्म होना शुरू करेगा और कैविटी फॉर्म होने के बाद ये एक कोने में चला जाएगा और इसमें लिकर फॉलिकुलाई यानी हाइलुरोनिक एसिड भर जाएगा। ये जब लिकर फॉलिकुलाई फॉर्म हो जाएगा, अब इसको कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, चलो ऋतु को क्लियर हो गया, आकांक्षा श्रीवास्तव सबको क्लियर हो गया। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अभी एंट्रम फॉर्म नहीं हुए हैं, सो डोंट वरी, अभी एंट्रम फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, एंट्रम फॉर्म होने में टाइम है। ठीक है, चलिए ओके ओके ऑल राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल के बारे में। अब यहां से ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन हो रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एफएसएच भी सेक्रीट हो रहे हैं और एलएच भी सेक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या सेक्रीट हो रहे हैं, एफएसएच भी सेक्रीट हो रहे हैं हाई अमाउंट में और एलएच सेक्रीट हो रहे हैं, लेकिन अभी इनका अमाउंट जो है वो एलएच का कम ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो एफएसएच और एलएच दोनों यहाँ पे सेक्रेट हो रहे हैं और उसी के एक्शन में ये सारे प्रोसेस होते हैं एफएसएच के एक्शन में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एफएसएच के एक्शन में होता है ये, इसका पूरा डेवलपमेंट और इसका फॉलिकुलर एंट्रम यानी सॉरी लिकर फॉलिकुलर फॉर्म होना, हाइलुरोनिक एसिड भरना, ये सब एफएसएच के स्टिमुलेशन, एफएसएच के एक्शन की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, आगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप होने वाला है जो कि हिस्ट्री याद रखता है हमेशा इस चीज को, इस स्टेप को हमेशा हिस्ट्री याद रखता है क्योंकि ये ऐसा स्टेप है जो कि एक पुत्र और पिता के रिश्ते के बराबर है। हम बताते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी हम आपको बताएंगे और ये स्टोरी हम डायग्राम बनाते बनाते बताते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक हमारा बच्चा है जो कि बहुत दूर देश कमाने के लिए गया है। ठीक है, एक हमारा बच्चा है जो बहुत दूर देश कमाने के लिए गया है और उसके साथ साथ उसके कई भाई बहन भाई भी गए हैं, कई सारे भाई दूर देश में कमाने के लिए गए हैं और जैसे वो कमाने के लिए जाते हैं तो वो उनको नौकरी मिल जाता है और वो कमाने लगते हैं। लेकिन नौकरी मिलने तक उनके माता पिता क्या करते हैं, उनको हर महीने पैसे भेजते हैं। नौकरी जब तक नहीं मिलता है हर महीने माता पिता उनको पैसे भेजते हैं
लेकिन उस पैसे से उन लोगों का खर्चा आराम से चल रहा होता है, ठीक है, उन लोगों का खर्चा आराम से चल रहा होता है। और अचानक से क्या हो गया, अचानक से एक दिन उसमें से जो बड़ा भैया है, ठीक है, बड़ा भैया उसकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, उसको नौकरी लग जाती है, लेकिन बाकियों का नहीं लगा है, लेकिन बड़े भैया का नौकरी लग गया है। जब बड़े भैया का नौकरी लग जाता है तो बड़े भैया क्या करते हैं, खबर पहुंचाते हैं माता पिता के पास कि पिताजी हमारा जॉब लग गया है, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब तक क्या था कि जब तक जॉब नहीं लगा था तब तक वो अपने माता पिता से डिपेंडेंट थे, वही नहीं उनके सारे भाई डिपेंडेंट थे, सारे भाइयों को टाइम पे पैसा आ जाता था और वो लोग उस पैसे से ऐश मौज मस्ती करते थे, ठीक है, और हाँ अपना गुजारा भी चलाते थे, इतना ही पैसा आता था कि वो लोग अपना गुजारा कर सके, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही बड़े भाई को नौकरी लग जाती है, जैसे ही बड़े भाई को नौकरी लग जाती है, हमारे बड़े भाई साहब मैसेज भेजते हैं, किसके पास, पेरेंट्स के पास मैसेज भेजते हैं और कहते हैं डैडी डैडी हमारा जॉब लग गया है, डैडी डैडी हमारा जॉब लग गया है, अब हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तो एक महीना पैसा, उसके बाद जब जॉब लगने पर पहले सैलरी आने तक तो पैसा चाहिए ना भाई साहब, तो वो पैसा भेजते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पैसा भेजना उनके पेरेंट्स बंद कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को गलतफहमी हो जाती है, पेरेंट्स को क्या हो जाती है, पेरेंट्स को गलतफहमी हो जाती है कि जो बच्चे हमारे गए हुए हैं वहां पे, उस सारे बच्चों को नौकरी लग गया है, ठीक है, पेरेंट्स को क्या हो जाता है, गलतफहमी हो जाता है, उनको लगता है कि जो हमारे बच्चे गए हैं, 4-5 बच्चे हैं उनके, ठीक है, उस वक्त फैमिली प्लानिंग नहीं थी तो इसलिए उन लोगों को ये सब नहीं पता था। उसके बाद ही भारत सरकार ने 1951 में 1951 यस और नो 1951 ना, आई थिंक इट्स राइट, 1951 में फैमिली प्लानिंग का प्रस्ताव रखा था, उसके बाद ही इन लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में सारा नॉलेज हुआ, तब तक फैमिली प्लानिंग के बारे में नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद में सरकार ने उसको रिवाइज करके 1970 समथिंग में क्या किया, 1997 में या 1917 समथिंग में क्या किया, रिवाइज करके उनको फैमिली प्लानिंग को रिवाइज किया, लेकिन उसके पहले तक तो इसके बारे में किसी को चर्चा नहीं था, तो फैमिली प्लानिंग की उनको नॉलेज नहीं थी, इसीलिए कई सारे बच्चे उनके पास थे, ठीक है, कई सारे बच्चे थे उनके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, बहुत सारे क्या देते हैं, इंसेंटिव्स वगैरह देता है, तो ठीक है। खैर हम लोग स्टोरी पे आते हैं, यहाँ स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में बच्चे जो है इंफॉर्मेशन भेज देता है बच्चा, तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन भेजता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि सिर्फ एक बच्चे को लगा है, बाकी बच्चे अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं और उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन पेरेंट्स वहां से खर्चा भेजना बंद कर देते हैं, पेरेंट्स वहां से क्या करते हैं, खर्चा भेजना बंद कर देते हैं। जैसे ही खर्चा भेजना बंद कर देते हैं, और हाँ एक और चीज होता है कि भाई अलग अलग रहते हैं, एक ही जगह पे नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, तो भाई के बीच में कोई संपर्क नहीं बन पाता है, तो भाई जैसे ही खबर भेजता है पेरेंट्स के साथ, वहां से पैसा आना बंद हो जाता है। जैसे ही पैसा आना बंद होता है, एक भाई जिसके पास नौकरी लग गई है वो तो खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है, लेकिन जो भाइयों के पास नौकरी नहीं थी, अब वो तिल तिल कर खाने के बिना मरने लगते हैं, और अंत में कुछ दिन तो बर्दाश्त करते हैं भूख, उसके बाद वो मर जाते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि हमारे क्लास में जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे पढ़ने में तेज है। अगर एक बच्चा ने बोल दिया कि डाउट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पास डाउट नहीं होगा, बाकी सारे बच्चे भी तो हैं, उनसे भी तो पूछो, ये टीचर का फर्ज बनता है और हम पूछते भी है। खैर ये कहानी जैसा है वैसा ही यहाँ पे होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है। हमारे पास ये जो फॉलिकल्स हैं, ये सारे फॉलिकल्स करीब 10 से 20 फॉलिकल हर महीना डेवलप होना शुरू करते हैं, यहाँ से डेवलप होना शुरू करते हैं, और ये सब एक साथ डेवलप करते हैं, लेकिन उनमें कुछ बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और कुछ डेवलपिंग स्टेज में ही रहता है। जैसे ही कोई फॉलिकल एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है, दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ही कोई फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ये फॉलिकल स्टार्ट्स
sending signal to your pituitary gland, to your pituitary gland। हमारे pituitary gland जो है, ठीक है, pituitary gland उनको खबर जाता है, हाइपोथैलेमस जो है उनको भी खबर जाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है उनको भी खबर जाता है। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को खबर जाता है कि यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, अब एफएसएच का सेक्रीशन कम कर दो। एफएसएच का सेक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रीशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रीशन थोड़ा सा अमाउंट में बढ़ जाता है, वो स्टॉप नहीं होता, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से सेक्रीट होना बंद हो जाता है। सो एफएसएच यहाँ पे सेक्रीट नहीं होता, एलएच का सेक्रीशन यहाँ पे ज्यादा होने लगता है। अब ये एलएच का सेक्रीशन यहाँ पे हुआ, ये जो हार्मोन वहां पे जाता है वो कौन सा हार्मोन है जो वहां पे जाके एलएच के सेक्रीशन या एफएसएच के सेक्रीशन को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है? तो ये इसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और नामचीन खबरी है, और इस खबरी को हम लोग कहते हैं ईस्ट्रोजन। हम इसको क्या कहते हैं, ईस्ट्रोजन। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एलएच क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है ना, ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एलएच ईस्ट्रोजन को बना रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन यहाँ पे बना हुआ है। अब ये ईस्ट्रोजन जाएगा हमारे जैसे ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल, ईस्ट्रोजन सेक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और थोड़ा सा ईस्ट्रोजन जाता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में, और बाकी ईस्ट्रोजन आपको जाते हैं कहां पे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास, ठीक है। कहां जाते हैं, यूटेराइन कैविटी में जाते हैं। कहां जाते हैं बताइए, ऑफ कोर्स ये जाते हैं, आपने सही बोला, ये जाते हैं यूटेराइन कैविटी के पास, और वहां पे ये जाकर क्या काम करते हैं, वहां पे जाकर ये क्या काम करते हैं, वहां पे जाकर कहते हैं कि भैया अब तुम अपना बिस्तर तैयार करो, यहाँ पे कोई आराम करने एक शहंशाह आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बिस्तर तैयार करता है, एकदम रूम को क्या करता है, रूम को एकदम वार्म कर देता है। वार्म इन द सेंस, क्योंकि ये महाशय ठंडा प्रदेश से आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको गर्मी चाहिए, हल्का सा वार्म चाहिए, क्योंकि बाहर में मौसम ठंडा है, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा ब्लड वेसल्स का यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ग्लैंडुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वैस्कुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स मॉडिफाई होकर डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स डेवलप होगा, यहाँ पे हीट यानी यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, और ये तैयार होगा कि कोई शहंशाह यहाँ पे सिंहासन में आराम करने आ रहे हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कौन ले जाएगा, ईस्ट्रोजन। ये इंफॉर्मेशन कौन ले जाएगा, ये इंफॉर्मेशन ले जाएगा ये हमारा खबरी लाल, ठीक है। और ये क्या है, खबरी लाल, इसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। यही खबरी पेरेंट्स को भी खबर किया है कि एफएसएच और एलएच का सेक्रेशन यानी पैसा बंद कर दो भेजना, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। और यही ईस्ट्रोजन क्या करता है, जाकर बिस्तर भी तैयार करता है कि शहंशाह आ रहे हैं, ठीक है, हमारे भाई साहब तो नौकरी लग गई है, अब शहंशाह आ रहे हैं आराम करते, तो बिस्तर रेडी रखना, ठीक है। तो सही है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। यहाँ पे ये क्या है, ये कैविटी बनता है। कैसे बनता है ये कैविटी, चांद सा मुखड़ा यहाँ पे कैसे बन गया। ये जो हमारे कैविटीज हैं, क्या करते हैं, सारे कैविटीज, जितने भी कैविटीज है, सारे एक साथ मिलने लगते हैं, एक साथ जुड़ने लगते हैं, और सारे कैविटी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, करीब आते हैं, और सब एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक लार्ज कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक लार्ज कैविटी बनाते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, ऑलरेडी वी नो हाइलुरोनिक एसिड, या हम कह सकते हैं कि लिक्कर फॉलिकुलाई जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर भी भरा रहता है। तो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर बना देंगे तो आपको दिखता नहीं, इसीलिए हमने छोड़ दिया है। लेकिन हम यहाँ पे फ्लूइड हम भर देते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंट्रम। यहाँ पे एंट्रम भरा रहता है, ठीक है, ये आपका है एंट्रम। क्लियर है, समझ में आया? अगर समझ में आ गया, ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा कहानी, और ये बाकी सब चीजें समझ में आ गई, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। कहानी अच्छी लगी तो एक कोट भी भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए कि कहानी अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी तो वो भी भेज दीजिएगा कि नहीं सर कहानी बहुत बोरिंग था। ओके
हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, ये कहानी है हमारे एंट्रम बाबा की, ठीक है, एंट्रम फॉर्मेशन का। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये बन गया आपका ग्राफियन फॉलिकल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। यस यस यस, थैंक यू सो मच। ये क्या बना यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल मतलब जितने प्राइमरी यहाँ पे सेल्स डेवलप होंगे वो सारे सेल्स में जैसे ही एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है, यहाँ से एस्ट्रोजन दोनों तरफ जाने लगेंगे, एक हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में और दूसरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास, यानी सॉरी एंडोमेट्रियम अभी नहीं बोलेंगे, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यूट्राइन वॉल में। ठीक है, यूट्राइन वॉल में यहाँ जाकर आपको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सब चीजों में ग्लैंडुलर सेल्स बोल रहे हैं, ग्लैंडुलर सेल्स मतलब ग्लैंड्स और वैस्कुलर सिस्टम को प्रोलिफरेट करके और हाईली कॉइल्ड बनाता है और ग्रो कराता है, मतलब डेवलप कराता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या रह गया है, यस ऑफ कोर्स, अब इसके चारों तरफ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके चारों तरफ आपको क्या है, ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स है और इसके बाजू में एक लाइनिंग रहता है। अब क्या होगा, अब यहां पे आपको इसके चारों तरफ अब इस स्ट्रोमा से एक एंजाइम आएगा। क्या आएगा, एक एंजाइम आता है। ये एंजाइम आपके शायद बुक्स में नहीं है आपके ये चीजें, लेकिन ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक सीजर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सीजर आते हैं, एक एंजाइम आता है जो इस एक लाइन को छोड़कर बाकी लाइनिंग को क्या करता है, यहाँ पे इसको क्लीव कर देता है। बाकी लाइनिंग को क्या करता है, बाकी जो लाइनिंग होते हैं उसको क्लीव करके इसको क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, पॉपअप हो जाता है यहाँ से। जैसे मान के चलिए हमारे जो डायरी मिल्क सिल्क है, हार्ट वाला डायरी मिल्क सिल्क, उस हार्ट को जैसे हम प्रेस करते हैं पॉप करके निकलता है ना, पॉप करके बाहर निकलता है हार्ट, वैसे ही यहाँ से जैसे ही टूटता है ये पॉप करके अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और यही आपको क्या है, यही ओवम है। लेकिन ये ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले जैसे ये यहाँ पे बनते हैं ना, ये आपको लिकर फॉलिकुले वगैरह, अब यहाँ पे इसका फर्स्ट मियोसिस जो रुका हुआ था ये स्टार्ट हो जाता है, ये इनिशिएट हो जाता है, और इनिशिएट होकर यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होकर हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम आपको नहीं बताया, फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट होकर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक पोलर बॉडी रिलीज होते हैं। यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं, एक पोलर बॉडी। ठीक है, एक पोलर बॉडी यहाँ पे रिलीज होते हैं। सो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बड़ा करके, मान के चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ओगोनियम था, ठीक है, और ये हमारा जोना पेल्यूसिडा है। अब जोना पेल्यूसिडा थोड़ा इतना दूर नहीं रहेगा आपको, ठीक है, ये क्या है, ये जोना पेल्यूसिडा है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट होगा, सेकंड मियोसिस शुरू होने वाला है, तो फर्स्ट मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो सेल्स तो डिवाइड होंगे, है ना, तो सेल्स ये डिवाइड होकर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सेल्स प्रोड्यूस कर जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, एक सेल जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें एक सेल जो है क्या होता है, उसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, और दूसरे जो सेल बनते हैं डॉटर सेल, फॉर एग्जांपल ये माइटोसिस, ये आपका स्टेम सेल है, जिसके बाद यहाँ पे माइटोसिस हुआ, उसके बाद एक तो पीछे चला गया, लेकिन दूसरा क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, है ना, फर्स्ट मियोसिस क्या हो गया था, यहाँ पे अरेस्ट हो गया था, लेकिन जैसे ये कंप्लीट होगा, जैसे ही अरेस्ट जेल से छूटेगा, क्या होगा, अपना डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, एक डॉटर सेल के पास साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं होता है, और वो छोटा सा ग्रैनुलर बॉडी की तरह फॉर्म करता है, और जो दूसरा डॉटर सेल होता है, सारे साइटोप्लाज्म इसी के पास चले आते हैं, और ये एक बड़ा सा सेल बनाता है। और दूसरे को जो जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, हम इसको कहते हैं पोलर बॉडी। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे बना है इसको हम कहेंगे पोलर बॉडी।
इसमें साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ एक छोटा सा ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की तरह होता है और इसको हम कहेंगे पोलर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ये डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है और सेकेंड मियोसिस शुरू करता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, सेकेंड मियोसिस शुरू करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। यहाँ पे सेकेंड मियोसिस में भी ये अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में। आई होप मेटाफेज है ना, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन से फेज में यहाँ पे अरेस्ट होता है। ऑलरेडी एक बार आपको महेश्वरी मैम पढ़ा चुकी है, तो ये मुझे बताइएगा कि कौन से स्टेज पे यहाँ पे अरेस्ट होता है। हमने कहा मेटाफेज। अगर हमारे साथ, अगर हमारी बात सही है तो हाथ उठा दे कि हाँ सर हम भी अग्री करते हैं। अगर, क्योंकि हम गलत भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आंसर आप लोग चैट बॉक्स में डालिए। सब लोगों ने हाथ उठा रहे हैं। मेटाफेज, यस ऑफ कोर्स मेटाफेज, वेरी गुड, मतलब हम सही है ना, हम भी सही है। चलो फाइन, बहुत बढ़िया, सबको याद है, खुशी की बात है। तो ये अरेस्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बना, एक हमारा पोलर बॉडी बना, एक हमारा क्या बना, पोलर बॉडी यहाँ पे बना। और आपको पोलर बॉडी के साथ साथ हमारे यहाँ पे सेकेंड मियोसिस शुरू हो गए। सेकेंड मियोसिस शुरू होने के बाद ही अब ये यहाँ पे पूरा आपको एंट्रम तो फॉर्म हो गया, उसके बाद ये पॉपअप होता है, इसके बाद ये सेपरेट होता है। ठीक है, सेकेंड मियोसिस शुरू होने के बाद ही ये सेपरेट होता है। शुरू होकर जब अरेस्ट हो जाता है उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट यानी एंट्रम बनना, और ये आपको एंट्रम बन गया और ये आपको क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, यहाँ पे क्लीवेज होता है। आपका यहाँ पे हम एक होमवर्क देते हैं, आप लोग जाइए किसी भी बुक में, गूगल बाबा का मदद बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, बिना गूगल बाबा के मदद लिए बुक से आपको इस एंजाइम का नाम ढूंढना है। मुझे अगले क्लास में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इसको क्लीव करेगा, इसको सेपरेट करेगा, इसका नाम मुझे आप लोग बताइएगा। ये एंजाइम का नाम एम्स पे पूछा जा सकता है, ये एम्स यानी अब तो एक हो गया ना, तो उसमें पूछा जा सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो उस एंजाइम का नाम अगर अभी आप लोगों को पता है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या करिए, जाकर बुक ढूंढिए और ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन गूगल बाबा का मदद बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट। और हाँ, रितु और शिवानी से बिल्कुल मत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को पता है, क्योंकि हम ये उन लोगों को बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं, राइट। तो और रितु और शिवानी आप लोग को भी अगर याद नहीं है तो ढूंढिए, याद करने की कोशिश करिए और जवाब हमें दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आगे पॉपअप हो गया, यहाँ पे एंट्रम फॉर्म हो गया, और यहाँ पे क्या है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना, तो इसको अच्छे से बना देते हैं, अच्छे से हम इसको लेबल कर देते हैं। बाहर में थीका एक्सटर्ना है, अंदर में थीका इंटरना है, ये आपको फॉलिकुलर सेल्स है, ये आपको बन गया एंट्रम है। उसके बाद ये यहाँ पे चारों तरफ क्या बन गया, कोरोना रेडिएटा है, और ये आपका जोना पेलिसिडा, उसके अंदर सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होकर अरेस्ट हुआ। आपको क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte है, और आपको ये डेफिनेटिव ओवम नहीं है, ये डेफिनेटिव ओवम, ये ओवम नहीं है, ठीक है, अभी ये सिर्फ oocyte है, ये oocyte है, और इसके चारों तरफ क्या है, जोना पेलिसिडा, और ये पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये है लेबलिंग, और इसको हम कहेंगे ग्राफिन फॉलिकल। अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन बढ़ गया, ईस्ट्रोजन जो है वो मूव किया एफएसएच और एलएच के पास, और ये गया यहाँ पे यूट्राइन कैविटी के पास। अब क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पे ये जो ईस्ट्रोजन है इसने क्या किया, एलएच के सेक्रेशन को बढ़ाया। अब यहाँ पे एलएच जो है वो हाईएस्ट अमाउंट में है, अपने चरम पर है, एलएच अपने चरम पर है, इसको कहेंगे एलएच सर्ज। यहाँ पे एलएच ग्राफ में आप लोग देखिएगा, हाँ ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है। इसमें देखिएगा तो एलएच जो है एक स्थिति ऐसा आएगा जिसपे हाईएस्ट पीक पर रहेगा, ठीक है, एलएच जो है वो हाईएस्ट पीक पर रहेगा, ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं हम एलएच सर्ज, एलएच सर्ज, ठीक है। और इसके साथ साथ एफएसएच का भी यहाँ पे वैल्यू दिखाया होगा, एफएसएच का भी यहाँ पे वैल्यू दिखाया होगा, ठीक है, लेकिन एफएसएच कम होगा और एलएच ज्यादा होगा, ठीक है, एफएसएच यहाँ पे कम होगा और एलएच ज्यादा होगा। तो ये आप लोग ग्राफ देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे ही अलग से, ठीक है, तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एलएच का सेक्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, सो एलएच सर्ज यहाँ पे होता है, और जिसके वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बल्ज फॉर्मेशन
होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे बल्ज फॉर्मेशन होंगे, और फिम्ब्रिया जो है, जैसे यहाँ पे बल्ज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बल्ज फॉर्मेशन, थोड़ा सा इसको हम पतला कर देते हैं ताकि बल्ज आसानी से आप लोग को हम दिखा सके। ठीक है, ये क्या है? देखिए यहाँ पे ऐसा छोटा सा बल्ज फॉर्मेशन होता है, और यहीं पे आपको ये फिम्ब्रिया क्या करते हैं, क्योंकि बल्ज फॉर्मेशन हुआ तो फिम्ब्रिया को नजर में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे बल्ज फॉर्म हुआ, यहाँ पे दावत है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे बल्ज फॉर्म होते हैं आपको फिम्ब्रिया क्या करते हैं, फिम्ब्रिया आ जाते हैं इसको कलेक्ट करने के लिए। और एक बात हम आपको बता देते हैं, हमारे जो फिम्ब्रिया होते हैं हमारे, अच्छा फिम्ब्रिया अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ऐसा बोल रहे हो आप लोग? चलो अच्छा लगने के लिए हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना देते और अच्छा लगे, है ना? अब अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा अभी भी? चलो ठीक है, तो और बेंड कर देते हैं। अब अच्छा लग रहा है? हाँ अब अच्छा लग रहा है, चलिए बढ़िया है। तो अब क्या होता है, हमें पता है कि आप लोग मन ही मन में हमें बहुत सारी चीजें बोल रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बताए हैं ये चीज। क्या बताए हैं? जो हम बताए वही रिकॉल कर रहे हो ना? क्या होता है, फिम्ब्रिया के पास यहाँ पे सीलिया होते हैं, सीलिया होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही यहाँ पे स्वीपिंग मूवमेंट करने लगता, बल्ज फॉर्म हुआ, वहां पे गया और ये स्वीपिंग मूवमेंट ऐसे ये वहां पे झाड़ू लगाने लगता है, स्वीपिंग मूवमेंट इसको कहते हैं। स्वीपिंग मूवमेंट, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है, वैसे वहां पे झाड़ू लगाने लगता है, यानी स्वीपिंग मूवमेंट यहाँ पे करने लगता है। ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, नाम ही उसका स्वीपिंग मूवमेंट है। वहां पे क्या करता है, स्वीपिंग मूवमेंट करता है। जब स्वीपिंग मूवमेंट करता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे, और इसके बीच में बहुत कई फ्लूइड होते हैं, और फ्लूइड में भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और उसको हम कहेंगे फ्लूइड करंट। और वो फ्लूइड करंट की वजह से, ठीक है, अब फ्लूइड करंट प्रोड्यूस होगा, और ये जो हमारे लेयर है, ये जो हमारे लेयर है यहाँ पे, अब ये ब्रेक होंगे बिकॉज ऑफ हाई LH, बिकॉज ऑफ हाई LH, ये जो लेयर है यहाँ पे अब ये ब्रेक होंगे, और ब्रेक होकर ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे मूव करेगा, मूव कर कर ये भी फटेगा, यहाँ पे ओपन होगा और इसके अंदर समा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर समा गया, ये क्या हो गया, ये अब फिम्ब्रिया के आगोश में, फिम्ब्रिया के अंदर आ गया। ठीक है, फिम्ब्रिया के अंदर आ गया, अब फिम्ब्रिया के अंदर एंटर कर गया, फिम्ब्रिया ने क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया और होल्ड कर लिया। अब होल्ड करने के बाद अब यहाँ पे ये धीरे धीरे मूव करने लगता है, और मूव करके एम्पुला में आकर बैठ जाता है। तो एम्पुला में जब आता है तो इसके पास क्या क्या होते हैं, फ्लूइड करंट, फ्लूइड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आकर बैठता है, तो इसके पास क्या क्या होते हैं हम आपको एनाटॉमी इसका समझा देते हैं, यानी इसका हम लेबलिंग कर देते हैं। इसके पास सेकेंडरी oocyte है, उसके आउटसाइड में जोना पेलुसिडा है। यस ऑफ कोर्स, जोना पेलुसिडा यहाँ पे नहीं डैमेज होगा, जोना पेलुसिडा लास्ट तक रहेगा, लास्ट इन द सेंस जब तक ये यूट्राइन कैविटी में नहीं चला जाता, तो ये जब तक यूट्राइन कैविटी में नहीं चला जाता सुरक्षित, जोना पेलुसिडा इसकी सुरक्षा में और इसके निगरानी में हमेशा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जोना पेलुसिडा रहेगा, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद इसके चारों तरफ ये क्या है, सेल है, राइट, तो ये भी सेल होंगे, लेकिन ये जो सेल हमारे रहेंगे, ये सेल एक क्राउन की तरह अरेंज हो जाएंगे। क्राउन मतलब मुकुट की तरह यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, मुकुट की तरह, और इसीलिए हम इसको कहेंगे कोरोना रेडिएटा, इसीलिए हम इसको कहेंगे कोरोना रेडिएटा, क्योंकि ये क्राउन की तरह अरेंज हो जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और इस कोरोना रेडिएटा के बीच में, कोरोना रेडिएटा के बीच में सब कोरोना रेडिएटा को बांधकर एक एसिड यहाँ पे क्या रहता है, अंदर में एक एसिड रहता है। ठीक है, एसिड या कह सकते हैं फ्लूइड रहता है या एसिड रहता है। वो एसिड क्या करता है, चारों तरफ से जो कोरोना रेडिएटा है उसको होल्ड करके रखता है। आप क्या इसका नाम बता सकते हैं कि इसमें जो एसिड जो इसको होल्ड करके चारों सारे फॉलिकुलर, आई मीन जो आपके जो सेल्स होते हैं
ग्रैनुलोसा सेल्स जो कि यहाँ पे कोरोना रेडिएटा बन जाते हैं। ये कोरोना रेडिएटा को होल्ड करके रखने वाला कौन सा एसिड है? हाइलुरोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइलुरोनिक एसिड। यस ऑफ कोर्स, जो एसिड हमने यहाँ पे देखा था वही एसिड यहाँ पे होंगे, हाइलुरोनिक एसिड। और ये हाइलुरोनिक एसिड सारे कोरोना रेडिएटा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से एसिड होंगे? हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ पे भूलना नहीं है, यहाँ पे एक पोलर बॉडी भी है, यहाँ पे भूलना नहीं है, एक छोटा सा पोलर बॉडी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा पोलर बॉडी भी प्रेजेंट है। ठीक है, छोटा सा पोलर बॉडी भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये अब वेट करेगा। क्या करेगा? वेट। क्यों? किसके लिए? स्पर्म के लिए। यहाँ पे 24 से 48 घंटा तक ये वेट करता है। क्या करता है? 24 से 48 घंटा तक ये वेट करता है। और 24 से 48 घंटा तक वेट करने के बाद ये क्या होता है? उसके बाद ये अगर स्पर्म नहीं आते हैं तो ये वियोग में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे इसके पास जो एपिथेलियल सेल्स होंगे, इसके पास जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होंगे, यहाँ पे जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो वो करीब कॉलमनार सेल्स होते हैं, कॉलमनार या क्यूबॉइडल सीलिएटेड सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स हैं आपके क्या होते हैं? यहाँ पे सीलिया होता है या माइक्रोविलाई होता है, और ये सारे मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बचपन में हम लोग ये सोचते थे, बचपन में नहीं, लगभग 10th स्टैंडर्ड में टीचर्स लोग कहते हैं, या हम लोग 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ये सोचते थे कि जो ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होगा, यानी यहाँ पे स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये कहाँ जाता है? ये यहाँ पे नहीं रुकता है, ये सीधे यहाँ से जब ये ओपन होकर निकलता है सीधे जाता है यूट्राइन कैविटी में चला जाता है। और अगर स्पर्म यहाँ पे, यहीं पे स्पर्म अगर फर्टिलाइज करता है और यहीं पे बच्चा पैदा होता है, तो यहीं पे डेवलप होता है, तो यहीं पे अगर फर्टिलाइज करता है। ये हम मानते थे, आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग नहीं मानते होंगे, बट ऐसा हमें लगता था। ठीक है, और यहीं से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके साथ साथ ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग में ये निकल जाता है। लेकिन जब हमने असलियत में पढ़ाई की, जब 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारे स्कूल के बायोलॉजी टीचर फीमेल थे और वो ये सब बताती ही नहीं थी। ठीक है, पढ़ाई ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पढ़ाई नहीं बायोलॉजी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वो फीमेल टीचर थी हमारे यहाँ बायोलॉजी, हमारे यहाँ सारे टीचर फीमेल थे, सिर्फ एक टीचर को छोड़कर, पीटी टीचर। पीटी टीचर भी हमारे यहाँ फीमेल हुआ करती थी कोयम्बतूर में। ठीक है, तो वो क्या थी, आपको सारे फीमेल थे तो कोई बताता नहीं था। 11th 12th में गए, वहां पे भी बायोलॉजी में फीमेल टीचर मिली तो वो भी नहीं बताई। लेकिन कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद, तो वहां पे ना कोई मेल कोई फीमेल, कोई लड़का लड़की, तो कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ मिंगल होकर पढ़ाई करते। तब जाके वहां पे बुक्स, बहुत सारे बुक्स पढ़ाई जब हमने किया, बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हुई। 12th स्टैंडर्ड में हम बहुत गधा हुआ करते थे, नीट तो नहीं निकला, इसीलिए नीट नहीं निकला ना। एनीवेज, तो जब बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को पढ़ाई किए, जब पढ़े, जब प्रोफेसर्स लेक्चरर्स आते थे, लेक्चर्स देते थे, तब जाके हमारी आंखें खुली और लगा कि अरे बाप रे, ये होता है, ऐसा होता है, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे नहीं रहे। ठीक है, अब ये मूव करके कहाँ आ गए हैं? यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या फेट? व्हाट इज द फेट ऑफ दिस ब्रोकन मटेरियल? अब इसका क्या फेट है? अब ये इसका फेट ये है कि यहाँ पे ये सिर्फ ये क्या हो जाते हैं, ये सिर्फ यहीं रह जाते हैं, और ये जो लेफ्ट ओवर है इसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। यस ऑफ कोर्स, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। किसको? जो कि लेफ्ट ओवर, जो बच गया है, जो छूटा हुआ बच गया, जो ये निकलने के बाद जो बच गया मटेरियल, यानी ये आपको ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स दोनों मिलकर हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये एक टेम्पररी या रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी हर महीने ये फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसको रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये भी एक तरह का एंडोक्राइन टिश्यू है या ग्लैंड है, जो कि रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अलग अलग डिवीजन होते हैं। ठीक है, टेम्पररी, परमानेंट और रिकरेंट। तो ये रिकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हर महीना ये रिकर होता रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे यस बन गए। नाउ व्हाट विल हैपन? अच्छा, उसके बाद क्या होंगे? यस, अगेन
अब हमारे पास एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन यहाँ पे जाके रेडी कर रहा है, यहाँ पे आ गए हैं आपके सेल्स। अब ये 24 टू 48 आवर्स तक वेट करेगा। वेट करने के बाद क्या होगा, यहीं पे ये एम्पुलर रीजन में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और फिर ये अब्सॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद जैसे ही ये इसको छोड़कर यहाँ पे आकर बसता है, यहां से एक सेक्रीशन शुरू कर देता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम की तरफ फॉर्म होता है, यानी ये थोड़ा डिफरेंशिएट प्रोलिफरेट होता है और ये येलोइश अपीयरेंस देने लगता है। कैसा अपीयरेंस देने लगता है? येलोइश अपीयरेंस देता है ये, ठीक है, येलोइश अपीयरेंस देता है, और इसीलिए इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, बिकॉज ऑफ द येलोइश अपीयरेंस, येलोइश फ्लूइडिक अपीयरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल्स आकर अरेंज होने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे फैट सेल्स आकर अरेंज होने लगते हैं, फैट सेल्स डेवलप होने लगते हैं, और इसीलिए ये येलोइश कलर का हो जाता है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, येलो बॉडी है, ऑफ कोर्स येलो बॉडी, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है अब यहाँ पे एक सेक्रीशन शुरू कर देगा। क्या सेक्रीशन शुरू करेगा? यहां से एक हार्मोन का सेक्रीशन होगा जो कि यूटेराइन कैविटी के पास आएगा, और ये हार्मोन का सेक्रीशन जो यूटेराइन कैविटी के पास आएगा वो हार्मोन कौन सा है? वो है प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन सेक्रीशन करने लगेगा, यानी हमने बताया था ना ये रेकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये रेकरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करना शुरू कर देगा, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेवलपिंग स्टेज में रहता है इसको और अच्छे से डेवलप करके मेंटेन करके रखता है। और हमारे जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, हमारे जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन होता है 12 से 14 दिन, 12 टू 14 डेज इसका लाइफ स्पैन होता है। कितना होता है? 12 टू 14 डेज इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? इसका लाइफ स्पैन होता है 12 टू 14 डेज, ठीक है, 12 टू 14 डेज। 14 डेज के बाद क्या होगा? ये 14 डेज के बाद अपना प्रोजेस्टेरोन का सेक्रीशन धीरे धीरे कम करेगा, और ये क्या होने लगेंगे? ये डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे। ये अब येलोइश फ्लूइड क्या करेंगे? अब ये क्या होने लगेंगे? ये धीरे धीरे अपना साइज को रिड्यूस करेंगे, और अपना साइज को रिड्यूस करते हुए अपने साइज को रिड्यूस करते हुए ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हम उनको एक स्पेशल नाम देते हैं, और जिसका नाम है कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है, जो यहाँ पे वेल डेवलप रहता है हम उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे। और ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिजेनरेशन होते हैं, ठीक है, डिजेनरेशन होते हैं। अब एक और चीज हम आपको बता दें, एक और बात बता दें, यहाँ पे जो सेल्स है ना, ये जो हमारे ओवम है इसके लेयर पर, ठीक है, हमारे ओवम के लेयर पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खुद यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte है। अब ये ओवम नहीं बना है, डेफिनेटिव ओवम नहीं बना है, या सेकेंडरी ओवम है, या सेकेंडरी oocyte या ओवम है। ये क्या बना है? ये आपको इसके जो लेयर है इसके आउटर वॉल में एक प्लाज्मा, इसका खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? ऊलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊलेमा। और यहाँ पे उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं इंटेग्रिन्स, जिसको हम कहते हैं इंटेग्रिन्स। इंटेग्रिन्स किस लिए होता है? वो मॉलिक्यूल किस लिए होता है? क्योंकि हमारे कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं? नाइस, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान लगाकर प्लीज सुना करिए हमारे लेक्चर को। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इश्यू होगा, मे बी, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सो रही है तो प्लीज जग जाइए, है ना, सुबह का समय है, सोना नहीं चाहिए इस वक्त। हाँ, इस वक्त तो खाने का समय है। चलिए, ये हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल आपको पता होगा, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे बन चुका है।
तो ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद आपको ये जो टूट कर ओवम जब ये आता है यहाँ पे, ओवम जब यहाँ पे आता है और ये जब क्या यहाँ पे एम्पुला रीजन में जब ओवम आकर बैठता है तो उसके बाकी जो लेफ्ट ओवर है, मतलब ओवम के अलावा यहाँ पे जो उस साइड है उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल है, तो ये सिर्फ उस साइड आता है, बाकी सारा मटेरियल को पीछे छोड़कर आता है। और जो बाकी सारा मटेरियल जो यहाँ पे बच जाता है उसी मटेरियल को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये इसमें डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन होने लगते हैं, फैट डिपोजिशन होने लगते हैं और यही फैट डिपोजिशन येलोइश अपीयरेंस देने लगता है और उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकती हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप बता सकती हैं, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्या देखते हैं। तो हाँ, इसके पास क्या होते हैं, खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ऊलेम्मा। ठीक है, स्पेलिंग हम यहाँ पे अगर चाहिए तो आप लोग हम लिख देते हैं OOLEMMA, ऊलेम्मा। ठीक है, ऊलेम्मा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लेमा कहते हैं, प्लाज्मा लेमा हमने पढ़ा था, प्लाज्मा लेमा पढ़ा था, सार्कोलेमा पढ़ा था। तो ये ऊलेमा यानी ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊ साइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए हम इसको कहेंगे ऊलेम्मा। ठीक है, ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया है, आप लोगों को समझ में आ गया। राइट, ओके। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज टर्म्ड एज ओवुलेशन। क्लियर है? ओके, अब एक और बात बता दे, तो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीग्रीन्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इंटीग्रीन्स, किसी बुक में इसको फर्टिलाइजिंग भी दिया होगा, किसी बुक में इसको फर्टिलाइजिंग दिया होगा और स्पर्म में जो प्रेजेंट होगा उसको एंटी फर्टिलाइजिंग कहा गया होगा। लेकिन ये इंटीग्रीन्स होते हैं, स्पेशल एक प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम इंटीग्रीन्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आपके जो ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे जो ओवम था उसके चारों तरफ एक छोटा एक लेयर बन गया था, है ना, जो कि आगे चल के कोरोना रेडिएटा यहाँ पे बना। उस लेयर का भी एक स्पेशल नाम होता है। ठीक है, उस लेयर का भी एक स्पेशल नाम होता है और वो नाम क्या है? क्यूमुलस ओवेरिकस। क्या नाम है? क्यूमुलस ओवेरिकस। यहाँ पे लिख देते हैं क्यूमुलस ओवेरिकस, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्यूमुलस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्यूमुलस ओवोफोरस, ऊफोरस, क्यूमुलस ठीक है, क्यूमुलस ऊफोरस। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये आपको यहाँ पे, अच्छा ये छूट गया है, हाइलुरोनिक एसिड है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन जब बढ़ता है तो क्या होता है? यहाँ पे वेल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वेल डेवलपमेंट। और ये जैसे ही ये 12 to 14 डेज इसका पूरा होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन धीरे धीरे कम होता है, ये क्या होने लगते हैं? ये डिजेनरेट होने लगते हैं और कॉर्पस अल्बिकन्स बनते हैं। और उस वक्त यहाँ पे जो वेल डेवलप हुआ है, यहाँ पे जो इसका लेयर क्या हुआ है? इसका लेयर अच्छे से डेवलप हो गया है। इसका लेयर क्या हुआ है? अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो गया है। ठीक है, अच्छे से इसका डेवलपमेंट हो गया है। अब ये जो इसका डेवलपमेंट हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे ब्लड वेजल्स अच्छे से डेवलप होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे ब्लड वेजल्स अच्छे से डेवलप हो गए होंगे, ब्लड वेजल्स अच्छे से डेवलप हैं। यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स अच्छे से डेवलप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ग्लैंडुलर सेल्स भी अच्छे से डेवलप हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये रिलीज प्रोजेस्टेरोन का रोक देता है, यहाँ पे जो बाहरी जो लेयर है, आउटर में जो लेयर है,
ये लेयर यानी जो फॉलिकुलर लेयर है, एंडोमेट्रियम का जो फॉलिकुलर लेयर है, ये क्या होता है, ब्रेक होता है और हाई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे मायोमेट्रियम में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे ब्रेक होता है ये। और ब्रेक होने के बाद ये, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को रोक लेता है और यहाँ पे लेयर्स को बढ़ाता है। तो जब लेयर्स को बढ़ाता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रोक देता है और ये प्रोजेस्टेरोन जैसे ही रिड्यूस होते हैं, यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं और यहाँ से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। यानी इसका जो लास्ट वैस्कुलर पार्ट है, वैस्कुलर पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम यानी लास्ट लेयर, इनर लेयर, वैस्कुलर लेयर, वो लेयर क्या होने लगती है, वो लेयर और उसके बगल वाला लेयर, ठीक है, जो स्पॉन्जी लेयर है, वो लेयर ब्रेक होने लगता है और यहां से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, यहां से ये लेयर ब्रेक होने लगता है और स्ट्रेटम बेसालिस यानी बेसल लेयर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है, उसके अलावा बाकी दोनों लेयर ब्रेक होते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाते हैं और इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और ये ब्लीडिंग कितने दिन तक चलता है, ये ब्लीडिंग चलता है 5 डेज तक। ठीक है, 5 to 7 डेज तक भी जा सकता है। और हमारा ये जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी यहां से प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होकर ये आपको, ठीक है, यहां तक ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनने तक, यानी ग्राफिन फॉलिकल बनने तक, ओवुलेशन से पहले तक, ये 14 डेज तक ये आपको डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाते हैं। और ये 10 से 14 के बीच में डेवलपमेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 14 डेज में ही डेवलप हो। ये किसी किसी पेशेंट में, किसी किसी फीमेल में 10 दिन में, किसी किसी फीमेल में 12 दिन में, किसी किसी फीमेल में 13-14 दिन में, किसी किसी फीमेल में तो 15 दिन में भी डेवलप होता है। ठीक है, ये इसका डेवलपमेंट 10 से 15 दिन के बीच में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ब्रेक होकर जब ओवुलेशन होता है, शार्प कहा जाता है कि अगर 28 डेज का साइकिल है आपके पास, ठीक है, अगर आपका साइकिल 28 डेज का रेगुलर साइकिल है, तो आपको 14वें दिन शार्प 14th डे ये ओवुलेशन हो जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ओवुलेशन होने के बाद इसका लाइफ स्पैन 12 से 14 दिन है, ये फिक्स है, इसमें कोई आनाकानी नहीं है। 12 से 14 दिन ये जिंदा रहता है। तो ओवुलेशन के बाद का जो ड्यूरेशन है 14 डेज का फिक्स है। 14th डे पे ही आपको मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पेन आपको 12वां दिन या 11वां दिन शुरू हो सकता है, 12वां दिन शुरू हो सकता है, लेकिन 14th डे आपको क्या हो जाएंगे, आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है वो कैलकुलेटिव है, ये फिक्स है 14 डे, लेकिन उसके पहले फिक्स नहीं है। तो जिसका साइकिल, मान के चलिए जिसका साइकिल 22 दिन का है, क्या ये अबनॉर्मल है? अगर साइकिल 22 दिन का है तो क्या अबनॉर्मल है? आप लोगों से पूछ रहे हैं, अब मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल है शुभांगी, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि साइकिल, नॉर्मल पेशेंट का साइकिल 22 से 30 या 31 दिन तक चल सकता है। दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी किसी पेशेंट में 22 दिन तक होता है और किसी किसी पेशेंट में 31 दिन पे जाता है, लेकिन ये नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ये 22 दिन से कम होता है, ये अबनॉर्मलिटी, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई पंगा है, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है अगर 22 दिन से कम होता है तो। लेकिन 22 से 31 दिन के बीच में कभी भी साइकिल, किसी का भी साइकिल जो है वो आ सकता है। ठीक है, ये अपने साइकिल जो है वो आप अगर नोट कर रहे हैं तो साइकिल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि हाँ मेरा साइकिल जो 26 दिन पे आ रहा था, तो 26 दिन पे वो रेकर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा साइकिल 26 दिन का है, किसी किसी का 23 दिन का है, चलिए 23 दिन का नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्यों 23 दिन पे हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं क्या, ये आपको थोड़ा सा कभी कभी आपको डॉक्टर को सलाह लेते रहना चाहिए। ये डिजीज नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि अब उससे भी कम हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो 22 से 31 दिन तक नॉर्मल है। तो मान के चलिए कि किसी पेशेंट में, ठीक है, किसी फीमेल में आपको क्या होता है, 14 दिन तो फिक्स है। ठीक है, ओवुलेशन के बाद 14 डे फिक्स है, तो मान के चलिए कि 22 दिन का क्या है, 22 दिन का साइकिल है। तो 22 माइनस 14, हम दूसरे पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहा है, 22 माइनस 14, मेरा मैथमेटिक्स वीक है, आप लोग जरा माइनस करके बताइए तो क्या होता है, 6 7 8 दिन।
ठीक है, 8 दिन। तो ये जो है ये क्या हो सकता है, अगर ये 14 दिन है तो मान के चलिए कि 12 दिन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 12 दिन भी हो सकता है, तो मतलब 14 दिन फिक्स होता है, लेकिन कभी किसी में 13 दिन हो गया तो दैट इज डिफरेंट, दैट इज सम रेयर केस, इसमें 12 या 13 दिन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 से 10 दिन होगा। तो 8 से 10 दिन, इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पॉपुलेशन का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, नेचुरल मेथड में, मेथड दिया होगा आपको नेचुरल मेथड में कि कॉइटस इंटरप्ट्स, ठीक है, कॉइटस इंटरप्ट्स, उसमें क्या दिया होगा, उसमें दिया होगा आपको कि हमारे 10 से 17 दिन के बीच में पॉपुलेशन नहीं करना चाहिए, उससे बचा जा सकता है प्रेगनेंसी से, वो नेचुरल मेथड होता है। क्यों, इसी से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर 28 दिन का है, मान के चलिए कि 28 दिन का साइकिल है, ठीक है, ये क्या है, ये 28 दिन का साइकिल है, तो 28 में 14 घटा 14 दिन, यानी 10 to 17 डेज के बीच में 14 दिन आ गया। सॉरी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यस ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसको हम कहेंगे। ठीक है, कॉइटस इंटरप्ट्स नहीं है, ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है। ठीक है, ओके। ऑलराइट, ठीक है, इसको हम कहेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। चलो, अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 5 से 7 दिन तक चलता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और उसके बाद फिर से अगेन ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, फिर से ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, और फिर यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर ओवुलेशन होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, फिर ये रिपीट होगा। तो ये रिपीटेटिव प्रोसेस होता रहता है तब तक जब तक नहीं, अगर 31 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो क्या है कि आपको ये हो सकता है कि मे बी किसी इंफेक्शन की वजह से या हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो रहा है, तो वो चीजें डॉक्टर को दिखा लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा किसी को हो तो इट विल बी अबनॉर्मल। ठीक है, ये क्या होता है, ये 14 दिन मतलब ये 28 दिन के बाद फिर से रिपीट होता रहता है, कंप्लीटली रिपीट होता है, और इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल या ओवुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम दो अलग अलग स्टेजेस, दो अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किए हैं, वो हम लोग स्टेजेस अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है, तब कब तक ये रिपीट होगा, जब तक यहाँ पे ओवम, यहाँ पे ये ओवम स्पर्म आकर इसको टच नहीं करता है, मैजिकल टच ऑफ स्पर्म आकर इसको टच नहीं करता है, और ये सेकेंड मियोसिस कंप्लीट नहीं करता है, और ये डेवलपमेंट शुरू नहीं करता। मतलब स्पर्म जब आकर टच कर देगा, ठीक है, और ये डेवलपमेंट शुरू कर देगा, अगले 5 दिन तक, अगले 5वें दिन ये इस कैविटी में होगा, और कैविटी में होने के बाद अगले 6-7वें दिन ये इम्प्लांट हो जाएगा। जैसे इम्प्लांट होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक केमिकल सेक्रेट होता है, और वो केमिकल जाता है इस कॉर्पस ल्यूटियम के पास और कहता है कि भैया कॉर्पस ल्यूटियम, आपने जिस काम के लिए अपना त्याग दिया, बलिदान किया, आपने एक शरीर का अंग दिया, वो बलिदान आपका सफल हुआ, वहां पे इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या करो, अब थोड़ा और एनर्जी लाओ, और ज्यादा हार्मोन सेक्रेट कराओ, और ये कॉर्पस ल्यूटियम और अच्छे से प्रोलिफरेट होता है, और हेवीली प्रोलिफरेट होता है, और ज्यादा यहाँ पे फैट डिपॉजिशंस होते हैं, और ज्यादा येलोइश होता है, और ज्यादा ग्लैंडुलर होता है, और ज्यादा प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, और अगले 3 महीने तक इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ब्रेक होने से बचाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने देता है। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज अपना अपना हाथ उठाएं और बताएं कि समझ में आ गया है। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसका रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है।